पार्ट में नहीं जाए। जैसे तोरानी साहब ने कहा था कि 40 से 50% लोग वोट नहीं देते, हम उनके वोट लाकर हमारी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना। हमने एक बार एक डेयरी खोली थी 2005 में, तो बात यह आई थी कि इसका दूध कौन खरीदेगा, क्योंकि अनेक डेयरी है। एक बात सामने आई कि कभी भी योग्य व्यक्ति और उचित वस्तु के लिए हमेशा स्थान सुरक्षित है। यकीन मानिए, आप 3 भैंस से शुरू की और 22 भैंस हो गई और दूध की पूर्ति नहीं हुई। आखिर थक हार के बंद कर दी, बोला अपने से पूर्ति नहीं होती तो फिर क्या करें। मेरा कहने का मतलब यह है, योग्य व्यक्ति, सच्चरित्र व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्तियों के लिए स्थान सदैव सुरक्षित है। उनको किसी कंपटीशन में से नहीं गुजरना पड़ता, भैंस लाने की जरूरत नहीं है। आप बाजार में देख लीजिए, 30 रुपए किलो आते हैं पहाड़ी आलू और 12 रुपए किलो आते हैं वो अपने खटपड़े आलू। लोग पहाड़ी आलू को खरीदते हैं, लोग अच्छी चीज को खरीदते हैं, लेकिन बुरी चीज को नहीं खरीदते। तो आप यदि भारतीय शक्ति दल में सच्चरित्र और विद्वान लोग सामने आएंगे, वो लोग जो राजनीति को गंदगी समझकर दूर रहा करते थे, उन लोगों का राजनीतिक रुझान बढ़ेगा, तो आप तो सदैव वैसे ही रह जाएंगे। एक और बात, ठीक है, राजस्थान के चुनाव में हो सकता है 3 जीते, 4 जीते, 5 जीते, लेकिन भाई वेदपाल जी और हमने कल 4 घंटे मंथन किया है। इस चुनाव के बाद एक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 बसें भर के भेजेंगे रमेश सिंह शेखावत और ठाकुर बच्चू सिंह बसे, और 500 बस भेजेंगे भाई वेदपाल सिंह तमाम। उन्होंने वायदा किया है, नहीं किया हो तो मंच पे करें। और 500 छोड़ते हैं हम शेष भारत। मध्य प्रदेश दूर पड़ता है, नहीं जिनको कोई बुजुर्ग कह रहा, कोई क्या कह रहा है, अरे ये वो व्यक्ति हैं कि जब जहां खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये जगह यहीं से हमारी शुरू, जहां हम खड़े हो गए वही हमारी। फिर भी मध्य प्रदेश से भी हमें आशा है कम से कम 150 बसें भर के आएंगी, और हम दिसंबर या जनवरी में एक महाकुंभ का आयोजन करेंगे। और जो हमारे भाई जिनको अभी हम दूसरे बैनर तले चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भारतीय शक्ति दल के बैनर तले वो जीत नहीं पाएंगे, वो 4 से 5 राजस्थान में जीत कर आ रहे हैं, वो उसी दिन भारतीय शक्ति दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वो उसी दिन लोगों को ये बता देंगे कि मेरे घर में, मेरे परिवार में आज एक संगठन आ गया है, मुझे नहीं चाहिए। हम एक चीज और भी बताना चाहते हैं आपको, अनेकों समस्याओं का जिक्र हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक मूल समस्या छोड़ दी, जो क्षत्रिय वर्ग विशेष तौर से उससे पीड़ित है। हम सब लोग राजा कबीर रहे तब रहे, लेकिन किसान सब लोग। ऐसा कोई नहीं है यहां जिसके पास बीघा 2 बीघा धान नहीं। बीघा 2 बीघा खेत का हर एक मालिक है, चाहे वो राजपूत हो, जाट हो, गुर्जर हो, अहीर हो, मीणा हो, भील हो। ये क्षत्रियों से निकली हुई जातियां निश्चित रूप से किसान। आप याद कीजिए 1974 में गेहूं का भाव 200 रुपए क्विंटल था, और आज 2013 में गेहूं का भाव लेने का 1400-1500 रुपए क्विंटल है। जबकि जो क्लर्क उस समय तनख्वाह उठाता था 250 रुपए, 200 रुपए, और आज वो क्लर्क 25,000 रुपए सैलरी उठाता है। तो मेरा किसान तो तुमने बड़ा गरीब कर दिया। जिस किसान को 10 बीघे का खेत का मालिक राजा की तरह रहता था, आज वो किसान 100 बीघा का मालिक मूंगफली के ठेला लगाने वाले से गरीब। इस किसान को मैं छोड़ने नहीं दूंगा। यदि ये विचारधारा अभी तक नहीं लगाई है, तो आज से लगी हुई मान लें कि हम लोग किसान को उसका हक दिलाएंगे। मूल्य सूचकांक के हिसाब से उसके जो आपका कौन सा बायोमेट्रिक कार्ड है उसमें पैसा डालेगा। 1 किलो गेहूं तोलेगा तो सीधा 200-250 रुपए किलो जाएगा। सरकार हमसे कहती है कि इसे गरीब खाते हैं। भैया गरीब तो बहुत कुछ खाते हैं, तुम सब लोग क्या गरीबों को फ्री किए हुए हो? किसान के बेटे के ट्रैक्टर में डीजल वही डलता है, उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल वही डलता है जो अंबानी भाई की में डलता है। फिर किसान का प्रोडक्ट सस्ता क्यों और अंबानी का अपनी मर्जी से क्यों बिकता है? इस पर भी हम विचार करें। और हमारा यह प्रोडक्ट उस समय के मूल्य सूचकांक के हिसाब से जाएगा। आप यकीन कीजिए, यदि कोई कहता है गरीब का ऐसे खाएंगे, आओ ना भैया खेत में काम करो ना, गरीब गेहूं ले जाओ। वैसे ही बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो किस लिए पैसा मांगते हो? गेहूं ले जाओ, किलो, आधी किलो, 2 किलो पावर जितना बट में आता है तुम्हारे। हम किसान को भिखारी नहीं बनते। हमारे पत्रकार भाई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लोग वायदे बड़े बड़े कर, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन खत्म कर देंगे, उसको पीड़ा कर देंगे पोत के, और ये बना देंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। वो कैसे ले लेंगे ये कोई नहीं। वीपी सिंह जी बोलते बोलते वो शायद उनके दिमाग से निकल गया। परसों के दिन विचार हुआ था कि काला धन लाने की
बाबा रामदेव जी कि आप काला धन की पीला धन करने की बात कर रहे हो। जो बगल में अजय आर्य जी बैठे हैं, सुबह से इतना खा गए कि जो उनको खाना नहीं चाहिए, ये काला धन है, पीला धन। भाई एक आदमी जब आधी किलो दूध पे रह सकता है, स्वयं रामदेव जी एक सेव पर, तो अजय आर्य जी दुर्भाग्य से उनकी टांगे कट गई। उस दुर्दांत जो कांड हुआ था, जो बिल्कुल भीष का थी, शायद ऐसा तो जंगली जानवर भी नहीं करता है जो उनके साथ हुआ। हमदर्दी है इस समाज की, इस भारतीय शक्ति दल की उनके साथ। लेकिन फिर भी वो ये तो बताए कि अजय आर्य काले अंगूर खा गया, कई तरह के जूस पी गया, क्या जरूरत थी उसको इतने की? बोले जी मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा भैया जी तबीयत खराब है तो आधी किलो दूध पीने से तबीयत ठीक हो जाती है। तो जो केवल अभी इतना मिल रहा है, इतना खा रहा है, बाद में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा खा जाएगा। तो उनके पास कोई योजना, और योजना नहीं है तो फिर आगे काम चलेगा। भारतीय शक्ति दल आपको ये वाला चुनाव प्रिय है जिसमें 3 जीते, 5 जीते, 7 जीते, जो जीते। 18-19 के चुनाव में हमारा मकसद होगा जो समाज का, जो धर्म का, जो न्याय का शत्रु होगा उसे हरा दो, चाहे कोई भी चीज। 24 का चुनाव पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हमारा मकसद होगा कि भाई ऐसा है हम भी जीते, हम भी खड़े हैं यहां, लेकिन 29 के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में हमारी सरकार होगी, चाहे वो कोई से भी राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे रेसाल का पश्चिम बंगाल में जाए। हम तो शुरुआत ही ऐसी बंजर जगह से करेंगे जो लोगों को जरा आशा ही नहीं है यहां से भी कर सकते। हो सकता है हम जेडीके की सरकार लेंगे। वोट बैंक की बात चल रही थी, अरे मेरे से ज्यादा वोट बैंक किसका होगा? जो ब्राह्मण नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, वो हमारा नहीं किसका है? और फिर शूद्रों के हम सदैव पालक रहे हैं, क्या आज वो हमको रथ बनाने की जरूरत नहीं है? तो क्या हमारे साथ में हमको गद्दी पे भी नहीं बिठा सकते? बिठाएंगे। आप उनको भाई तो कहना सीखो। जो वैश्य सदैव हमारे लिए तैयार रहा करता था, क्या आज तैयार नहीं हुआ? और ब्राह्मणों का वो वर्ग जो वास्तव में सत्य का पुजारी है, सदैव हमारे साथ था, जिनमें आचार्य चाणक्य, भक्त प्रहलाद, आचार्य धनुर जैसे लोग हुए हैं। क्या अब ये पैदा होने बंद हो गए? क्या केवल रावण और परशुराम के बच्चे पैदा हो रहे हैं? ये भी समग्र समाज हमारा है। और वो भाई जो कभी गलती से चले गए, जिनको आज मुस्लिम राजपूत कहते हैं, भी तो हमारे भाई। हम कौन सा उनसे शादी विवाह की बात कर रहे हैं, पर भाई की तरह भाई तो भाई है। पता नहीं क्या बीमारी लग जाती है जब किसी से बात करते हैं सामाजिक एकता की, उनको लगता है सीधा बेटी देने जा रहे हैं। कभी भी किसी भी समाज में विवाह एक बहुत व्यक्तिगत मामला है। आज हम यहाँ सब भाई भाई बैठे हैं, लेकिन विवाह से पहले अनेकों चीजें देखी जाती हैं, घर, गोद, नात, परिवार, सामाजिक स्टेटस, शिक्षा। तो विवाह की बात नहीं है। भाई बनाने के लिए विवाह नहीं करना पड़ता, साथ बैठना, दिल बड़ा करना। आदरणीय राजऋषि जी महोदय ने मेरे पास आकर यह बताया था कि आपको यदि कहीं फेलियर होगी, यदि कहीं असफलता होगी, यदि कहीं टांग लड़खड़ाएगी, तो वो आपके आलस्य की वजह से। इसके अलावा कोई शत्रु आपका नहीं है। मैंने और कोनाई साहब ने कहा कि धन भी थोड़ा सा समस्या पैदा कर रहा है। ये बैठे हैं संत जी, उन्होंने कहा ये गुरुकुलों का सारा भार हम पे छोड़ दो, हम चलाएंगे ये आपको, और आप कहो तो सबको तनख्वाह दे। हमने कहा आपसे तनख्वाह कैसे लेंगे? इस बहाने बोले नहीं लेना तो वापस डाल देना गुरुकुल में, धन की चिंता मत करना। तो ऐसे ऐसे ऐश्वर्यशाली संत लोग हमारे साथ हैं, हमें किस बात की चिंता है? जबरदस्ती चिंता किए बैठे हैं हम। किसी को लगा मैं चुनाव में शायद मेरे को पार्टी में, इस पार्टी में तो कोई इस समय धन नहीं है, कैसे काम चलेगा? हमने कितनी अच्छी व्यवस्था दी। अलवर में बांसुर में बताया 200 आदमी इकट्ठे होंगे, 50-50 हजार इकट्ठा करेंगे और उस कैंडिडेट को चुनाव जिताएंगे। जीत गया तो सब जीते, हार गया तो सब हारे। कौन सी बात है इसमें? लेकिन ये समाज हमारे विधायकों से या एमपीओ से ये वायदा ले लेगा कि आप विधायक या एमपी नहीं, विधायक या एमपी भी फिर समाज। हो सकता है आप पावर में नहीं आए, समाज का समस्या हल नहीं कर सके, पर साथ बैठ के रो तो सकते हैं, साथ बैठ के हंस तो सकते हैं, उसकी शादी में, उसके कोई गलत काम में, उसकी कोई चोट पर उसके साथ तो रह सकते हैं।
किसी संगठन की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से भारतीय शक्ति दल को किसी भीड़ की जरूरत नहीं है। यहां चाहिए शक्ति के उपासक, शक्ति के उपासकों की जरूरत है। और जो शक्ति का उपासक होगा वो तो चाहे अकेला राम को 14,000 प्रदूषण को हरा सकता है। ये इतिहास की बात नहीं है, ये वर्तमान की बात है। मुझसे एक बोला कि नहीं आओ कैसे होगा बोला जी, मैंने कहा अब ऐसे होगा 485 सीट लेकर राजीव गांधी का जो पाया था आसमान पे था या नहीं था 1984, उसको लगा 485 तो 304 से भी ज्यादा होती है। मेरे एक भाई ने हुंकार भरी, वीपी सिंह, उनका भी नाम राजा वीपी सिंह था और इनका नाम डॉक्टर वीपी सिंह। उन्होंने हुंकार भरी और चल दिए छोड़ के पाप की नगरी को। तो राजीव गांधी जी ने उनसे कहा राजा साहब कहीं के नहीं रहोगे, लौट आओ। उन्होंने पलट कर कहा जीवन में दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अभी तक बनाया है कोई? उस परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी क्या फाड़ रहा है, कभी क्या ड्रामा कर रहा है, लेकिन नंबर नहीं और आएगा भी नहीं, चाहे कोई भी जीते। लेकिन उनका ऐसी ही कमर तोड़ी अकेले वीपी सिंह ने, बाद में मेरे सारे भाई नो डाउट कर्नल आदर सिंह जी बैठे होंगे, सभी समाज ने इस अजगर ने साथ दिया और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी बने, ताऊ देवीलाल को प्रधानमंत्री बने, तो वो तो अपनी साथ हो जाएंगे, दहाड़े तो सही से। अब भाई तो कहना सीखो दूसरों। और वो जो फूलन देवी को कभी अपने आप को क्षत्रिय शिरोमणि कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, अब तो आजकल तो जाने हैं कि पता नहीं कहां चले गए, वन में चले गए हो, आदरणीय अमर सिंह जी, उन्होंने सांसद बनाया था। और फूलन देवी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी थी सांसद बनने के बाद, उसकी उस सुरक्षा के घेरे में उसके घर के आगे मेरे भाई ने उसको उड़ा। ऐसी स्थिति में हम लोग एक एक करके भी सारा काम कर सकते हैं। मैंने आपका बहुत ज्यादा समय लिया, मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन ये बात कहने के लिए मेरे सारे भारतीय गण पीछे लगे थे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। आज से भारतीय शक्ति दल का प्रणाम होगा जय संघ शक्ति, संघे शक्ति कलय। इस कलयुग में